महाराणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे, अतः उन पर राणा उदयसिंह के उपरोक्त दोनों ही तथाकथित अवगुणों का नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। राणा उदयसिंह की विकृत अहिंसा प्रियता का विकास राणा प्रताप में सत्य के प्रति अगाध आग्रह के रूप में हुआ, तो उनकी अति विलास प्रियता का अत्युग्र कष्ट सहिष्णुता की शक्ल में। राजस्थानी में एक प्राचीन कहावत प्रचलित है, कई तीजी पीढ़ी वहावड़े कई बीजी पीढ़ी जाए। इस कहावत में भी मनस्तत्व का यही उपरोक्त सिद्धांत गुम्फित सा प्रतीत होता है। महाराणा प्रताप की नैसर्गिक सत्य प्रियता मेवाड़ के लिए न जाने कितना घातक स्वरूप धारण कर लेती यदि राणा उदयसिंह की इन अंतिम इच्छा का अनुसरण कर लिया जाता कि उनके बाद मेवाड़ के राज्य सिंहासन का भार उनके कनिष्ठ पुत्र जगमल को सौंपा जाए, ज्येष्ठ राजकुमार प्रताप को नहीं। वंश परंपरा के अनुसार तो उनका यह आदेश अनुचित और अन्यायपूर्ण था ही। उस पर फिर प्रताप के समान सत्याग्रही और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति किया गया यह अन्याय आगे चलकर कितने दूरगामी दुष्परिणामों का जन्मदाता हो जाता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राणा प्रताप के समान व्यक्ति से यह आशा करना तो असंभव नहीं है कि वे राणा सांगा के समान अपने भाई जगमल के हित में राजपाट छोड़कर गुप्तवास करने चले जाते या अन्यत्र किसी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते। परंतु मेवाड़ को आगे चलकर जो दिन देखने पड़े, उन्हें देखते जगमल के समान लाड़ प्यार में पले राजकुमार द्वारा बापा रावल की वंश मर्यादा की रक्षा किस सीमा तक हो पाती, इसमें भरपूर संदेह है। इस अन्याय के कारण मेवाड़ में गृह कलह को भी प्रोत्साहन मिल सकता था, परंतु वैसी कोई दुर्घटना होनी नहीं दी गई। स्थिति को ठीक समय पर संभाल लिया गया। राणा प्रताप जालोर के सोनगरा नरेश के दोहित्र थे। उनके मामा तत्कालीन जालोर नरेश इस अवसर पर उपस्थित थे। राज तिलक के पहले ही राणा उदयसिंह की दाह क्रिया के तत्काल बाद उन्होंने वयोवृद्ध चुढ़ावत सरदार किसान नाजी से बातचीत की और राणा उदयसिंह की इच्छा के अनौचित्य की और भी संकेत किया। वयोवृद्ध सरदार ने कहा, यदि कोई मरणासन व्यक्ति अपथ्य की कामना करता है तो उसका दिल क्यों दुखाया जाए। आप आश्वस्त रहिए, होगा वही जो वंश परंपरा के अनुकूल और न्याय संगत है। मेरी सद्भावना आपके भांजे के पक्ष में है। और हुआ भी यही। भोजन गृह में सामूहिक भोजन की तैयारी थी। राजकुमार जगमल सबसे पहले जाकर सर्वोपरि आसन पर बैठ चुके थे। प्रताप इस अपमानजनक स्थिति का साक्षी स्वयं ही को न होना पड़े, इस उद्देश्य से अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से चल देने की तैयारी में थे, परंतु उन्हें रोका गया। रावत किसनाजी और भूतपूर्व ग्वालियर नरेश रसोड़े में राजकुमार जगमल के पास गए और यह कहते हुए कि महाराज, आपसे त्रुटि हो गई जान पड़ती है। यह आसन आपके लिए नहीं, आपके बड़े भाई राणा जी प्रताप के लिए है। जगमल के दोनों बाजू पकड़कर उन्हें समीप के दूसरे आसन पर बिठा दिया। तब राणा प्रताप ने भी आकर अपना नैसर्गिक आसन ग्रहण कर लिया। जगमल ने भी सामंतों की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे सिरोधार्य कर ली। महाराणा प्रताप के राजत्व काल में घटी घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में हृदयंगम करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उनके इन कांटों के ताज की वास्तविक पृष्ठभूमि का अवलोकन कर लिया जाए। राणा उदयसिंह अपनी सही शक्ल पे एक आराम तलब नरेश थे, परंतु उनका राजत्व काल वस्तुतः उनके राज्य के पिछले दिनों में उनकी इस आराम तलबी के अनुकूल न रहा। सम्राट अकबर ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी तोपों के मुंह और अपनी तथाकथित कपट नीति के सिंग सबसे पहले राजस्थान के राजपूत नरेशों की दिशा में मोड़े। पहले पहल उसने जोधपुर नरेश मालदेव को संभाला। जोधपुर और मेड़ता मुगलों के कब्जे में आ गए। अम्बेर नरेश ने हवा की रुख को पहचान कर अकबर की वश्यता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, वहाँ के तत्कालीन नरेश भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह तक अकबर के साथ कर दिया। इस प्रकार वे दोनों
एक प्रकार से संबंधी हो गए। इस घनिष्ठता का प्रभाव शेष राजपूतों पर भी पड़ा। एक एक करके छोटे बड़े सभी राजपूत नरेश अकबर की वश्यता स्वीकार करने लगे। रह गए केवल मेवाड़ नरेश उदय सिंह। यदि इन्हें भी अकेला छोड़ दिया जाता और यदि मेवाड़ की राजनीति तत्कालीन सामंतों के प्रभाव में न होती तो शायद मेवाड़ भी अकबर की वश्यता में बिना रक्त बहाए ही आ जाता। परंतु मेवाड़ की परंपरा राणा सांगा ने बाबर से युद्ध ठानकर एक दूसरे ही दिशा में डाल रखी थी। पाठकों को स्मरण होगा कि बाबर और राणा सांगा के बीच में संधि तक होने जा रही थी। रायसीन नरेश सिलादी जो बाद में राणा का पक्ष छोड़कर बाबर की सेना में जा मिले थे, वे उन संधि प्रस्तावों को लेकर दोनों ही दिशाओं में बीच बचाव कर रहे थे। वह संधि वार्ता विफल रही क्योंकि राणा सांगा बाबर से फिर भले ही वह नाम मात्र का ही हो कुछ वार्षिक कर वसूलना चाहते थे। यानी दूसरे शब्दों में बाबर दिल्ली का बादशाह भी बनकर रहे परंतु चित्तौड़ का मातहत रहकर। ऐसी दशा में चित्तौड़ के लिए यह कैसे संभव था कि वह उसी बाबर के पोते की वश्यता सहज ही में स्वीकार कर लेता।